विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश नई उड़ान भरने जा रहा है। ये उड़ान है औद्योगिक विकास की। तमाम प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न मध्य प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। इसके लिए 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देश और दुनिया भर से निवेश लाकर प्रदेश को एक नई उड़ान देने की पूरी तैयारी। 2025 की शुरुआत में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इसके पहले क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुलाई जा रही है। पहली समिट उज्जैन में हुई और अब दूसरी जबलपुर में। जबलपुर की कॉन्क्लेव में 17,000 करोड़ से अधिक के निवेश के करार का दावा सरकार कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जबलपुर के अंदर हमारी आशा से ज्यादा अनुकूलता निवेशकों ने दिखाई है और बड़े पैमाने पर सभी सेक्टर में जो हमने सामने प्रस्तुत किया है, हर सेक्टर में उत्साह उमंग के साथ लोगों ने निवेश के लिए सुझाव तो सुने ही सुने, उनकी तरफ से इंटरेस्ट दिखाया है। हमारे अपने अभी तक की हमारी जो समिट हुई है उसका रिकॉर्ड यहाँ टूटा है। प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ के निवेश आज यहाँ उसके प्रस्ताव एक तरह से फाइनल भी हो गए, हमको प्राप्त हुए हैं। सरकार का दावा, जबलपुर की आरआईसी में 3500 से अधिक निवेशक आए। 17,000 करोड़ से अधिक के निवेश का करार हुआ। इन निवेशों से 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। 265 औद्योगिक इकाइयों के लिए 340 एकड़ जमीन आवंटित की गई। डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, गारमेंट्स, टूरिज्म समेत सभी सेक्टर्स पर निवेश के प्रस्ताव आए। बीते 2 दशकों में 10 से अधिक इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। पहले की भाजपा सरकारों के साथ 15 महीने तक रही कमलनाथ की सरकार ने भी मैग्निफिसेंट एमपी नाम से बड़ा आयोजन किया था। विपक्ष सवाल कर रहा है कि पहले हुए औद्योगिक निवेश के करारों में से कितने धरातल पर उतरे। विपक्ष मौजूदा सरकार के निवेश प्रोग्राम को भी हवा हवाई और बंदरबाट बता रहा है। पहले 10 समिट हो चुकी हैं। 10 समिटों में क्या परिणाम आए ये बताते ही नहीं है कि 10 समिटों में कितना नियोजन किया, उद्योगपतियों ने कौन कौन सा उद्योग लगाया। बल्कि हुआ ये कि आयरन, स्पंज आयरन के नाम पर रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म भरा, लीज ले ली आयरन ओर की और लीज बेच दी, फैक्ट्री लगाई नहीं। ये बंदरबांट और लूट का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं होगा इससे, ये केवल दिखावा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पिछले 6 महीने में कई नवाचार किए। बात चाहे आम लोगों को एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा देने की हो, आधुनिक मानदंडों पर उच्च शिक्षा के लिए पीएम श्री कॉलेज, ये वो नवाचार हैं जो आम आदमी की जिंदगी को आसान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश के विकसित राज्यों में एक है, लेकिन संसाधनों की विपुलता के बाद भी मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति उतनी नहीं हुई जिसका वो हकदार है। पर्याप्त उद्योग धंधे न होने की वजह से बेरोजगारी और पलायन की समस्या भी बनी हुई है। देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश मध्य प्रदेश को विकास की राह में कितना आगे बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश की नई उड़ान, जी हाँ, उद्योगे वसति लक्ष्मी। शास्त्रों में कहा गया है कि उद्योग में ही लक्ष्मी का वास होता है। आधुनिक परिवेश में भी विकास की यही परिभाषा है। औद्योगिकीकरण के बिना विकास की कल्पना करना बेमानी है। प्रदेश के चतुर्दिक विकास में लगी मोहन यादव सरकार इसीलिए प्रदेश के औद्योगिक विकास पर खास फोकस कर रही है। तमाम प्राकृतिक और मानव संसाधन से संपन्न मध्य प्रदेश में विकास की बयार बहे, वो प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचे। इसीलिए साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। साल की शुरुआत में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इससे पहले क्षेत्रीय स्तर पर निवेश सम्मेलन यानी कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हो गए हैं। पहला उज्जैन में हुआ, दूसरा जबलपुर में। सरकार इन्हें कामयाब बता रही है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये बात दिगर है कि सत्ता में रहने पर कांग्रेस ने भी ऐसे ही प्रयास किए थे। मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण की कितनी जरूरत है, कितनी संभावनाएं हैं, संसाधनों की बाहुल्यता के बाद भी औद्योगिक विकास में क्यों पीछे रह गए हम, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है।
विकास में कितना मददगार साबित होगा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। कितना कामयाब रहा जबलपुर का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। कांग्रेस को क्यों नहीं सरकार की निवेश नीति पर भरोसा। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की कितनी संभावनाएं। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। गुंजन जी, आप इसे सवाल है पहला कि आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एक बड़ा इवेंट था जबलपुर में और दावा किया जा रहा है कि 17,000 करोड़ के करार हुए हैं। 3500 से ज्यादा देश विदेश के निवेशक यहां पर आए थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने में इंटरेस्ट दिखाया है। तो सफल रहा ये समिट? देखिए प्रशिष्टा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित राष्ट्र 2047 की एक संकल्पना की है और उसी संकल्पना को पूरा करने में मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अपना सहयोग प्रदान करेगी और उसी पे प्रतिबद्ध है। और उसी के सिलसिले में आपने देखा होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो कई वर्षों से मध्य प्रदेश में होते आ रहे हैं, पर इस बार जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, वो ये लेकर आई है कि यहाँ पे हमने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। हर एक क्षेत्र में होने वाला है ये। इसमें सिर्फ इंदौर, जिस तरह ग्लोबल समिट पहले होते थे, इन्वेस्टर्स मीट होते थे इंदौर या बड़े शहरों में, उसके साथ साथ अब ये छोटे क्षेत्रों में भी इस पे फोकस किया गया है। आपने देखा होगा इसकी शुरुआत हुई थी उज्जैन में 2 और 3 मार्च को, जो पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ था। मैं उसके थोड़े आंकड़े याद दिलाना चाहूंगी। उसमें जो निवेश की राशि आई थी वो 1 लाख करोड़ की आई थी। उसमें 30-35 बड़े समूह ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया गया है वो बहुत उत्साहवर्धक था और जो 1 लाख से ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इसमें स्कोप है। दूसरा, अगर हम याद दिला दूं, 13 जुलाई को डॉक्टर मोहन यादव जी ने बॉम्बे में भी इस तरीके के इंडस्ट्रियल जो एक छोटा कॉन्क्लेव जैसा रखा था, मीटिंग्स रखी थी। वहां पे कई बड़े उद्योगपतियों से वहां पे मुलाकात हुई। उन्होंने भी करीब 75,000 करोड़ के निवेश की एक संभावना जताई है मध्य प्रदेश में। और आज जब तीसरा, जो आज हम सब ने देखा कि जबलपुर में कॉन्क्लेव हुआ है, ये बहुत अच्छे रूप में इसका कंक्लूजन हुआ। इसमें जो 22,000 करोड़ के आसपास के निवेश की राशि की बात हुई है। यहाँ पे इमीडिएटली अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पहले की बात बता रही हूँ कि 127 करोड़ की धनराशि की विकास राशि की भूमि पूजन अमरवाड़ा में डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले हफ्ते ही की है। चुनाव जीतते से ही उन्होंने जनता को विकास के रूप में जो प्यार और समर्थन जनता ने दिया था उसको विकास के रूप में वापस किया। आज जबलपुर में भी जिस तरह अगर मैं आंकड़े बता दूं, आज भी भूमि पूजन की गई है, 60 से ऊपर इकाइयों की घोषणा की गई है। तो ये सब दर्शाता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ विकास के लिए भी उसी राह पे आगे बढ़ रही है। और ये बहुत जल्द देख रहे हैं, जिस तरह हम रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में ग्वालियर में ये प्रस्तावित है, उसके बाद रीवा में प्रस्तावित है, उसके बाद ये भोपाल में प्रस्तावित है। 2025 को औद्योगिक वर्ष घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश को, जो आज 20 वर्षों में, आज अगर हम तुलना करें 2003 से पहले का मध्य प्रदेश, आज जब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर विकास के लिए काम किया है, उसे 30वें पैमाने पे लेके आए हैं और अब तीसरे से नंबर 1 पैमाने पे लाने के लिए चलिए ठीक है, पवन जी से भी प्रतिक्रिया लेते। पवन जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, गारमेंट, टेक्सटाइल, यानी कि हर एक सेक्टर में आज उद्योगपतियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। क्यों आपको सरकार की निवेश नीति पर भरोसा नहीं हो रहा? नहीं मैम, कुछ बचा ही नहीं साहब। राज सब कुछ खत्म हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई साहब, कोई फील्ड नहीं बचा हुआ है। उद्योग वर्ष सिर्फ घोषित करने से ही अपना पूरे चरम सीमा पे हम अपना पा गए जो हमारा लक्ष्य था। पहले भी बेरोजगारी वर्ष मनाया गया था, उसके पहले महंगाई वर्ष मनाया गया था, उसके पहले 750 किसान वर्ष मनाया गया था। तो मनाने में तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल, और आंकड़ों की बाजीगरी में महारत हासिल है। 17 लाख करोड़ का आंकड़ा भी इन्हीं का है, जिसमें सिर्फ 1.5 लाख करोड़ की निवेश है। जितनी अभी तक की इन्वेस्टर मीट हुई है उन सबका निष्कर्ष हुआ था 17 लाख करोड़ का करार हुआ था और 1.5 लाख करोड़ का ही जमीनी उस पे आया कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ।
ये भी एक आंकड़ा है, गुंजन जी को पता होना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो ये ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है छोटा सा, क्योंकि ये पूरा चुनाव में बड़ी बड़ी डीगे हाँक कर गए थे कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, 3000 रुपए लाडली बहना को देंगे। अब जनता पूछेगी भैया आप दो तो क्या करें? हमने उद्योग वर्ष घोषित कर दिया। अरे भाई पहले बताओ 450 रुपए में आपने कितने लोगों को सिलेंडर दिया है? 3000 रुपए लाडली बहना को क्यों नहीं मिल रहे? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? बुलेट ट्रेन की स्पीड आज की डेट में किस स्पीड से बुलेट ट्रेन चल रही है? कितनी स्मार्ट सिटी और कितने स्मार्ट गांव बन गए हैं? आंकड़ों की बाजीगरी में तो इनका कोई स्थान ही नहीं है। 2700 रुपए समर्थन मूल्य पे एमएसपी पे जो गेहूं लेने वाले थे कितने लोगों से ले रहे हैं? तो ये एक्चुअल में ये है, इससे ध्यान भटकाने के एक छोटा सा प्रयास है इनका। ये चाहते हैं कि हम जो वादे किए थे उन वादों को पूरा लेकिन दावा कर रही है सरकार। आप देखिए ना, 5 देशों 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा इन्वेस्टर आज कॉन्क्लेव में पहुंचे थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? नहीं देखिए, मैं इनकार तो कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं इन्वेस्टर मीट के पीछे जो विज्ञापन दिया जा रहा है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, वो काबिले तारीफ है। लेकिन हमारा सिर्फ दिक्कत ये, एक बाद में इसको घुमा देते हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि अमली जामा पहनना चाहिए, धरातल में उतरना चाहिए। जो उद्योगपति पहले जमीन और सब्सिडी लेके चले गए उनको फिर से दोबारा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अनिल अंबानी जी जमीन लेकर के अचारपुरा में गए, फिर कहा के आने उनका नहीं हुआ, फिर से अनिल अंबानी जी को आप ला रहे हो। तो जो इन्वेस्टर मीट में आए थे पहले उद्योगपति, जिन उद्योगपतियों ने सिर्फ एमओयू करके बाकी छोड़ दिया था, उन उद्योगपतियों को दोबारा एक तो एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई जो इनके या तो या 2 चीज में गड़बड़ी है, या तो उद्योगपति को इसलिए बुलाते हैं कि विज्ञापन हो, या तो उद्योगपतियों के अनुकूल इनकी नीतियां नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम कर देंगे, लेकिन जब उद्योगपति आएगा उसको जब इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का नहीं मिलेगा, उसको वो एक परमिशन के लिए उसको महीनों बल्लभ भवन के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो हो सकता है इस कारण से वो भी ना आना पड़े। तो मेरा मतलब है कि सरकार कह रही थी भारतीय जो तमाम विकास की असमानता है उनको दूर करने के लिए रीजनल स्तर पर ये इन्वेस्टर समिट, ये इन्वेस्टर कॉन्क्लेव किया जा रहा है कि जो तमाम समस्या है, भूमि अधिग्रहण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बिजली पानी, तमाम जो चीजें जो समस्याएं आती है उनको दूर किया जा सके हर एक क्षेत्र में। देखिए कॉन्क्लेव से नहीं होता, सबसे बड़ी बात होती मुखिया के इरादे से। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी किसी गांव में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी उस गांव का भला होगा। मुख्यमंत्री जी चाहे तो यहाँ से भी नीतियां बना सकते हैं, बिजली के बढ़े हुए बिल माफ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उस गांव में जाके देखें। अरे आप यहीं से कह दो कि बिजली का बिल 100 रुपए आएगा जैसे कमलनाथ दे रहे थे, जरूरी है कि उस गाँव में जाओ आप। तो ये तो सिर्फ एक नाटक है कि हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम हर रीजन में करेंगे, हर गांव में करेंगे। आप चाहो, इरादे अच्छे हो तो भोपाल से भी हो सकता है, इरादे अच्छे हो तो दिल्ली से भी हो सकता है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, वो इरादा अगर सही होता तो अमली जामा पहन जाता। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का अगर इरादा सही होता तो सरकार पे आरोप लगाती थी, कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ था, बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हो रहे थे। कौन इल्जाम लगाता है? ये कौन इल्जाम लगाते? इनका इल्जाम लगाना काम है। कमलनाथ सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया, ये हैंड्स प्रूफ है। इन्होंने बड़े हुए बिजली वसूल करने के लोगों के ऊपर केस ठोके। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इन्होंने 750 किसानों को शहीद कर दिया, उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए, तो सब हैंड्स प्रूफ है। इनके चुनावी जुमले कुछ और होते हैं और चुनाव के बाद इम्प्लीमेंटेशन कुछ और। मैं पूछता हूँ 3000 रुपए लाडली बहना को क्यों नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, सुरेश जी से एक प्रतिक्रिया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज जबलपुर में हुआ। सरकार का ये बड़ा दावा, 17,000 करोड़ के करार हुए हैं, 3500 से ज्यादा उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट दिखाया मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए। सरकार इसे सफल कॉन्क्लेव बता रही है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अब तक की परिस्थितियां देखी जाए मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन भरपूर संसाधन होने के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पीछे रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के प्रयास किए जाना सरकार की जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी है। तो इस प्रकार के प्रयास किए जाना चाहिए। सरकारें किसी की भी रहे, सभी इस प्रकार के प्रयास करते हैं। उद्योगपति को अपने यहाँ बुला करके ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर है और आप यदि हमारे यहाँ उद्योग लगाएंगे तो अन्य राज्यों की तुलना में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये। दूसरा ये है कि क्षेत्रीय संतुलन के लिए आप सारे क्षेत्रों में ले जाइए। जैसे
मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके प्रमाणित करता हूँ इस बात को कि G20 का हुआ। G20 हमेशा दिल्ली में हो जाता था और अपने सब चले जाते थे। इस बार G20 का जो कार्यक्रम हुआ है वो पूरे राज्यों में हुआ है। सभी राज्यों के बारे में देश विदेश के लोगों को ये पता चला कि किस राज्य में कितनी क्षमता है। ठीक इसी प्रकार से जो क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन कराए जा रहे हैं उनके अंदर आपको ये पता चल जाता है कि जबलपुर अंचल में आपको क्या चीज ऐसी है जिसको आप लाभ ले सकते हो। आपको जो है आप जैसे जबलपुर का ही आज का कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर दो तीन बातें तो हमें ही मालूम चली, बताया हमको उद्योगपतियों ने वहां के, कि एक तो आयसर ट्रैक्टर और वाल्वो के बीच में इंजन के का जो है वो MOU हुआ है, जिसमें जो विदेश से इंजन आता था वो अब इंडिया में ही बनेगा और उसका एक जो है प्लांट अपना चूंकि पीथमपुर में है ही तो उसका लाभ मिलेगा। दूसरा जो है डिफेंस को लेकर के एक बड़ा मामला जो है यहाँ डील हुई है। तो इसी प्रकार के यदि छोटे छोटे भी आते हैं और कम मात्रा में भी आते हैं भी ये होता है कि इस क्षेत्र में उद्योगों ने आना शुरू कर दिया। एक के साथ दूसरा उद्योग लगता है, उसके बाद ये स्थितियां बढ़ती हैं। तो उद्योग नीति हो, विदेश नीति हो, आर्थिक नीतियां हो, इन सब चीजों के बारे में सभी बड़े राजनीतिक दलों का समन्वय रहना चाहिए, होती है। मनमोहन सिंह जी की जो आर्थिक नीतियां थी आज भी मोदी जी लेके चल रहे हैं उनको, क्योंकि एक देश के लिए पूरा तय किया जाता है स्ट्रक्चर और वो सरकारों का नहीं होता, वो देश का होता है। जब हम इस टाइप की चीजों पर पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे बीजेपी वाले करें चाहे कांग्रेस वाले करें, इससे हम बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट नहीं करते। तो जो भी हो रहे हैं मुझे लगता है सारे दल इसमें सहमत हैं। एक राजनीतिक लाभ न मिले इसके लिए टिप्पणियां होती है, अदरवाइज तो कमलनाथ जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। वो तो खुद उद्योगपति थे, उन्होंने भी लोगों को बुलाया, उन्होंने लोगों से बातचीत की, अपने संबंधों का लाभ लिया। आमतौर से ये समझने वाली चीज है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां उसको व्यापार करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन, समझ लीजिए हमारे पास कार्गो बड़े नहीं है, हमारे पास पोर्ट बड़े नहीं है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन है धीरे धीरे सुधर रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक हुआ है। तो ये धीरे धीरे आकर के हम अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। हमारे यहाँ खनिज संपदा है। ये बिल्कुल मैं पवन जी की बात से सहमत हूँ कि यदि हमारी खनिज संपदाओं को कोई लाभ लेने की दृष्टि डालता है तो उस पर हमको सचेत रहना चाहिए। यदि वो हमारे प्रदेश को उसका कोई लाभ देता है या हमारे रोजगार को जो है लाभ मिलता है या हमारे युवाओं को लाभ मिलता है या हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है तब तो ठीक है। इसलिए ये चीजें बिल्कुल, मुझे लगता है कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा, कोई भी अधिकारी नहीं होगा। एक और बड़ी बात आती है सिंगल विंडो वाली। देखिए सिंगल विंडो का तात्पर्य ये कतई नहीं हो सकता कि उद्योगपति आए और आते ही उनको सिंगल विंडो में दे के फ्री करो। उनको देखा जाता है कि वो निवेश करने लायक है कि नहीं है, उसका क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं है। कई बार MOU करते समय ये बातें सामने नहीं आती जो सिंगल विंडो के काम कराते समय ध्यान में आ जाती है। तो इसलिए कई चीजों को हमें ध्यान में देना पड़ता है और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं ये इसको बहुत ही सकारात्मक लेना चाहिए। गुंजन जी, बहुत अच्छे प्रयास हो सकते, बहुत अच्छी नीति हो सकती है सरकार की जब धरातल पे जो तमाम MOU साइन हुए हैं वो धरातल पर उतरे। जो दावा सरकार कर रही है इतने रोजगार के सृजन का वो यहाँ के लोगों को मिले और मध्य प्रदेश एक नई उड़ान भरे। प्रशिष्टा जी, पवन पटेल जी ने एक बात बोली थी कि नियत होनी चाहिए। तो नियत किसकी है ये सबको पता है। नियत विकास की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है और नियत कांग्रेस की। उनका कहना था पवन पटेल जी का कि क्या होता है कॉन्क्लेव करने से, क्या होता है अगर निवेशक आ गए। तो अगर कॉन्क्लेव करने से कुछ नहीं होता, निवेशकों के आने से कुछ नहीं होता, तो क्या टीवी पर बैठ के बड़े बड़े झूठ बोलने से कुछ होता? पवन पटेल जी से मेरा सवाल है। कांग्रेस सिर्फ टीवी पर बैठ के बड़े बड़े वादे करना जानती है, लेकिन धरातल पे उस पे काम अगर कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे तो आपको स्वागत करना चाहिए। आप तो चाहते हैं ना रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़ रहा है ना। उज्जैन में जब 1 लाख करोड़ का निवेश आया तो 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो रोजगार बढ़ा। बॉम्बे में जिस तरह 75,000 करोड़ के निवेशक की बात हुई तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना। आज जबलपुर में जिस तरह 22,000 करोड़ के निवेशक की बात हुई, 65 से ऊपर इकाइयों का भूमि पूजन हो गया। निवेशक बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। देखिए जहां बढ़ रहा है, जहां पे सरकार विकास की ओर काम कर रही है, वहां पे आपको सरकार को प्रोत्साहित करना है, वहां पे आपको सरकार का आभार प्रकट करना होगा। वहां पे भी झूठी राजनीति करने से अब काम नहीं चलेगा। रही बात आपने जो कहा धरातल पे हो रहा है, देखिए अगर धरातल पे नहीं हो रहा होता प्रशिष्टा जी
2003 में पर कैपिटा इनकम उसके पहले क्या था, 12,000 था। आज क्या है पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में, 1,40,000। तो ये फर्क नहीं आया होता। 16% की जीडीपी में जो आज ग्रोथ है वो फर्क नहीं आया होता। और अगर पूरे देश की बात करूं तो मात्र 10 वर्षों में 2014 से अगर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की सिर्फ मैं बात करूं तो 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पे लाने वाले वो यशस्वी प्रधानमंत्री अगर ये विकास की राह पर नहीं चल रहे होते तो आज ये फर्क नहीं दिखता। आंकड़ों में, चाहे आंकड़ों पे बात कर ले, चाहे हम पूरे देश के सामने आज भारत की जो इमेज है उसमें बात कर ले, तो समझ में आता है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम गरीब कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, हम युवा उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं, हम किसान कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बस एक छोटी सी चीज कंप्लीट करना चाहूंगी। इन्होंने कमलनाथ जी का जिक्र किया था, इनसे पूछना चाहती हूँ, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 15 महीने की 2018 में, क्या किया था उन्होंने ना गरीबों के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए कुछ किया, बल्कि जो हितकारी योजनाएं चल रही थी उसे उन्होंने बंद कर दिया था। ऑन रिकॉर्ड जाके देखिए, 51 से ज्यादा हितकारी कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के हित में चल रही थी उसे मुख्यमंत्री जी ने आते से ही, कमलनाथ जी जब बने थे उन्होंने उसे बंद कर दिया था। और सर्वप्रथम क्या शुरू किया था इंडस्ट्री के नाम पे, बॉलीवुड को बुलाया था। ये उनकी सोच आप बताएं कि वो उनके लिए वो विकास है। लेकिन जो आज इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहे हैं, जहां हजारों की तादाद में बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं पूरे देश दुनिया से, ठीक है, जवाब ले लेते हैं पवन जी कि अगर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इवेंट है क्षेत्र के लेवल पे तो वो 15 महीने की सरकार में कमलनाथ मैग्निफिसेंट एमपी लेकर आए थे जिसके जरिए औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था, वो भी फिर इवेंट होगा। देखिए, अभी एक तो झूठ बोलने का जीता जाता उदाहरण अभी गुंजन जी ने दिया। मैंने ये कहा ही नहीं कि इन्वेस्टर मीट नहीं होनी चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। आप रिवाइंड करके देखिएगा, हमने कहा कि ये जिस उद्देश्य को लेकर आप पेपर में विज्ञापन छापते हो, रोजगार मिलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जो एमओयू होते हैं वो धरातल में आना चाहिए। ये मेरे सेंटेंस थे, इनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। दूसरा क्या बोला इन्होंने, क्या कि मैंने आंकड़ों के लिए बोल रहे हैं कि मैंने क्या बोला, आंकड़े बताए इनको कि 70 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, जिसमें 1.5 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पे उतरी। इसको आंकड़ा ही कहते हैं, जो मैंने बताने का प्रयास किया। दूसरा जो बोल रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, क्यों पिछड़ा हुआ था भैया? शिवराज सिंह चौहान आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे क्या? वो अलग पार्टी के मुख्यमंत्री थे ना। आप अपने ही बता रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक उद्योग के मामले में मध्य प्रदेश को पिछड़ा बना करके रखा, ये प्रूव हो गया। अब रही कमलनाथ जी की बात, कमलनाथ जी ने गरीब व्यक्ति को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया है, ये प्रूव है, ये ऑन रिकॉर्ड है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपके मंत्री कमल पटेल सदन में एक्सेप्ट किए, ये भी प्रूव है। 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के साथी को दिया, ये भी प्रूव है। अनेकों ऐसे प्रूव है जिन प्रूफ से घबरा करके आप लोगों ने एक सरकार गिरा दी। आप लोग को लगता नहीं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ सरकार, अगर आपने 5 साल काम कर लेने देते, लेकिन आप घबरा गए कि अगर कमलनाथ जी किसी तरह से 5 साल काम करेंगे तो हमारी फिर से छुट्टी हो जाएगी। ये अपने बताते, अपने नहीं बताएंगे। आदरणीय मोदी जी आपके प्रधानमंत्री नहीं, आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस जनता से वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, यहाँ 3,500 रुपए लाडली बहना को देंगे, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी। ये सब तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं ना, आप ही के लोग बोले थे ना। आपके आंकड़े, आपके पैरामीटर्स क्यों बदल जाते हैं? मैं तो एकदम तथ्यों पे बात कर रहा हूं, तो आप बोल रहे कि टीवी पे बात करते, डिबेट करते। अरे मैं कहता हूं आंकड़ों की बाजीगर में आप 5वें नंबर बोल रहे हो सकता है कल सुबह 4थे नंबर में आ जाए, हो सकता है परसों पहले नंबर में आ जाए। हम तो जो गली की खाक छान रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं कि चलिए यहां से देखें कितने लोगों को बेरोजगार को मिला, कितनी महंगाई कम होगी। ग्राउंड पे चलते करिए, कुछ नया प्रयोग करते हैं कि दोनों पक्ष की पार्टी के लोग चले और देखें कि कितना हकीकत में है, कितना आपकी कागजों में उतर रहा है। कर्जा लेते जाएंगे, 88,000 करोड़ का कर्जा ले लिए, उसको भी बताइए ना कि हम आज तक का सबसे बड़ा कर्जा ले रहे हैं, ये भी बताइए आप। इसको नहीं बताएंगे, बस अपने अचीवमेंट बताते जा रहे हैं। अरे हम कहते हैं बिना किसी छल कपट के आप दीजिए ना रोजगार। हम तो 2 करोड़ रोजगार की काउंटिंग गिरा दीजिए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मोदी जी ने दिया, मैं भी डांस करना चालू कर दूंगा।
आप दिखा दीजिए कि हमने 450 रुपए में सिलेंडर दी, मैं भी लाइव टीवी में डांस करने लगूंगा। आप करिए ना, दिखाइए ना। आप आंकड़ों की बाजीगरी में आपको महारत हासिल है। आप झूठ और फरेब की राजनीति करते हो, चुनाव के समय कुछ बोलते हो, अब 450 रुपए में सिलेंडर का पूछेंगे ठीक तो है, मिड डे मील का जवाब पूरा दे दीजिए। देखिए, पूरा वर्ष। सुरेश जी का रुख करूंगी फिर। देखिए, जो सारी बातें उतनी निराधार है, इनपे आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या बचा है? मैंने आपको बोला कि अगर ये सब नहीं हुआ होता तो मुझे इतना जवाब दे दीजिए, क्या विधानसभा में आपको जनता ये जवाब देती जो जनता ने आपको दिया है? लोकसभा में कांग्रेस को शून्य पे बाहर करती, उस पे इनके पास जवाब नहीं होगा। उसका जवाब भी मैं आपको बता दूंगी, फिर ले आएंगे पहले विधानसभा में हारे, ये लोकसभा में शून्य पे बाहर हुए, उपचुनाव मरवाड़ा में हारे, आने वाले दोनों उपचुनाव में भी ये हारेंगे। जनता जनार्दन इनकी असलियत समझ चुकी है कि इतने वर्षों तक इन्होंने, आप बताएं कितने वर्षों तक इन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया था, क्या किया था? ये गरीबी भी हटा पाए, ये बिजली सड़क पानी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए थे जो प्रशिष्टा जी आप बात कर रही थी कांग्रेस। लेकिन आज मध्य प्रदेश का जो नवयुवक है वो देख रहा है कि आज उसके पास अच्छी सड़कें हैं, घर में स्वच्छ पानी आता है, वो एक स्वच्छ वातावरण में रहता है। ये सिर्फ भारतीय जनता ठीक है, समय की कमी। आखिरी प्रतिक्रिया सुरेश जी से, फिर चर्चा को समाप्त करूंगी मैं। सुरेश जी, अच्छी नीति है, धरातल पर उतरेगी तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई उड़ान भर सकता है। ये बात मैंने पहले ही कही है, अच्छी नीति है, अच्छे प्रयास हैं, अच्छी दृष्टिकोण है, और इस दृष्टिकोण को यदि जमीनी हकीकत पर सही तरीके से उतार लिया जाए, उद्योगपति यदि प्रदेश में आकर के निवेश करना चालू कर दें, जो स्पीड कम है उसको बढ़ा दिया जाए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश भी अच्छी आर्थिक स्थिति वाला राज्य होगा। अभी भी मैं दावे से कह सकता हूं कि अभी भी सभी लोगों के प्रयास सकारात्मक होने के कारण मध्य प्रदेश धीरे धीरे भी क्या, अब तो काफी तेजी से जो है बीमारू राज्य से बाहर निकल के प्रगति के पथ पर जा रहा है। और राजनीतिक टिप्पणियां कोई कितना भी करता रहे, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो प्रगति भी करे और यहाँ के आम आदमी को सुख सुविधाएं भी मिले। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लोग एक दल श्रेय न ले जाए, इसके लिए ये सारी बहस होगी। बिल्कुल। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की नई उड़ान ये दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है और सरकार का दावा है कि ये बहुत सफल रही है। 17,000 करोड़ के करार इसमें हुए हैं, 3500 से ज्यादा उद्योगपतियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। महाकौशल को एक नई उड़ान मिलने वाली, इसी के साथ ही मध्य प्रदेश को भी एक नई उड़ान मिलेगी। जिस तरह औद्योगिकी क्षेत्र में सरकार अपने नए कदम बढ़ा रही है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।